एक सुंदर विचार और आप सभी मेंबर्स का साथ। यही वजह है आज और अभी शराब नहीं पिया और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज। मेरा अल्कोहलिज्म 14 साल का रहा। मैंने मजे की खातिर शराब पिया था, मुझे मौज मस्ती की खातिर। दो दोस्त थे, जो दोस्त आज जो हम हाँ। 3 लोगों ने एक बियर से शुरुआत किए थे, उनका असर बहुत बहुत ही यानी दर्दनाक हुआ। जिसका जिसका दारू के वजह से पंडुपिलिया से मौत हो गई थी। यानी एक बियर में हमने 3 लोगों ने पिए थे। तो फर्स्ट टाइम जब पिया था तो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि भैया ये मेरे को यानी किस किस लेवल तक लेके जाएंगी। यानी इसका बर्बादी का लेवल क्या है, ये किस गहराई की, इसकी गहराई यानी तल, बॉटम मीन्स तल, किस तल तक लेके जाएंगी। तो मेरे को पता नहीं था। और कोई भी शराब पीता है ये मजे की खातिर या मौज मस्ती के खातिर। 4 दोस्तों में 2 दोस्ते में शुरुआत करते हैं तो पता तो होता नहीं है, लेकिन हम तो बहुत अच्छे तरीके से शराब पीना शुरू करते हैं। बियर से तो अच्छी स्टैंडर्ड शराब से, वाइन से। तो एक जो दोस्त था उसको पंडुपिलिया हो गया था, पंडुपिलिया हो गया था और वो उसका उसकी डेथ हो गई। और एक दोस्त था, वो दारू पीकर ऐसी ट्रेन ट्रेन से गिर के उसके 2 पैर कट गए, अरे लेकिन आज भी जिंदा है वो। तो हम्म, और मैं एक, जिसका पूरा अल्कोहलिज्म के वजह से पूरा घर बार धंधा मकान सब सब पूरा बर्बाद हो गया। यानी ये मेरा सर सर मेरा ये रॉक बॉटम है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले मेरा 14 साल का अल्कोहलिज्म रहा। 14 साल के अल्कोहलिज्म में मुझे कई लोग और कई लोगों ने मेरे को समझाए, घर के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, वेल विशर फ्रेंड। तो कैसा है, 14 साल के अल्कोहलिज्म में मैं कई बार हॉस्पिटलाइज हुआ अल्कोहलिज्म के वजह से। बार बार यानी मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, एडमिट रहना पड़ता था, कई बार सलाइनें लगती थी। ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनगिनत बार हुआ। लेकिन कभी डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि ये किसी प्रकार की बीमारी है। वो जो डॉक्टर था मेरे पहचान का था, जान पहचान का था, जहाँ मैं रहता था खापर खेड़ा में। तो वो डॉक्टर्स भी परेशान हो गया था मेरे वजह से, क्योंकि आए दिन 2-4 दिन गए कि मैं फिर दवा खाना जाता था। क्योंकि शरीर एकदम मेरा ये हो चुका था, यानी शरीर भी मेरा अल्कोहल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस टाइप से हो गया था। लेकिन कभी मेरा भी डॉक्टर्स वैसा ने ही भी थी। नहीं बताया कि भी, हेलो, कभी डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया कि ये किसी प्रकार की बीमारी है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही मुझे इस बीमारी से मेरा परिचय कराया गया, अवगत कराया गया कि शराब पीना ही अपने आप में एक बीमारी है। अब हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षणें होती है। बीमारियां तो बहुत सारी मैंने बाहरी दुनिया में सुना था, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर के अलग अलग अपने लक्षणें होते हैं, या मलेरिया हो गया, एड्स हो गया। तो ये सारी बीमारियों के अपने अपने लक्षण हैं। अब ये अल्कोहलिज्म, इसके भी, मध्यपाश के भी लक्षण बताए गए। इसके 3 प्रमुख, थ्री फोर डिसीज कहा गया: फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। और साथ साथ मुझे ये भी क्लियर करके दिया गया कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने, कि सभी शराब पीने वाले इस बीमारी में नहीं पाए जाते। इस बीमारी में अगर मान लो 100 लोग शराब पी रहे हैं तो 85% लोग ही इस बीमारी में, 15% लोग ही इस बीमारी में मद्यपान या अल्कोहलिज्म में आते हैं। और इसमें कैटेगरीज भी बताई गई: वोकेशनल ड्रिंकर, प्लानर ड्रिंकर। जो 85% है उनकी कैटेगरीज बता रहा हूँ:
प्लानर ड्रिंकर, ओकेशनल ड्रिंकर, सोशल ड्रिंकर, ये यानी एक एक तरीके से एक मर्यादित शराब पीते हैं। यानी इनको जो है, एक बार बॉटल खोले तो इनको नहीं बोलने की भी इनके अंदर क्षमता है कि नहीं, कि भैया मैं एक पैक पीने के बाद में या 1.5 पैक पीने के बाद में वो सामने वाले को बोल देते हैं कि भैया नहीं, मेरा हो चुका है, अब मैं नहीं पी सकता। और फिर जब ये लक्षण मेरे सामने रखे गए तो फिर मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? मेरे सामने ये एक प्रश्नार्थक चिन्ह था, एक क्वेश्चन मार्क था कि भैया मेरी कैटेगरी क्या है। तो मेरी कैटेगरी बताई गई, मैं कंपल्सिव हैबिचुअल ड्रिंकर हूँ। यानी मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ, 24 घंटे का शराबी। यानी पीने के बाद में मैं ब्लैकआउट स्टेज में यानी बेहोशी में चले जाता हूँ। और फिर कभी रात के, मान लो रात में कभी मेरी आंख खुल गई 1 बजे, 1:30 बजे, रात के 2 बजे, तो उतने ही बजे मेरे को शराब की आवश्यकता महसूस होती थी और मैं निकल भी जाता था। ये मेरे ये मेरी आ, मेरी कैटेगरी है। और मैं 24 घंटे शराब के बारे में सोचने वाला इंसान, यानी शराब न पीते हुए भी शराब के बारे में सोचना। तो ये कैटेगरी बताई गई। मेरा मेंटल ऑब्सेशन कैसा था, मानसिक आकर्षण कैसा था? मैंने उम्र के 23वें साल शराब पिया था, यानी बियर पिया था। बियर से शुरुआत हुई थी। और तब मुझे ऐसा लगा था कि आधा या पौन गिलास पिया था। 3 लोगों ने आधा आधा गिलास, पौन गिलास, ऐसी तीनों में हमने सेम सेम बनाए थे। मैंने जब मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन था, मैंने उम्र के 23वें साल बियर से शुरुआत किया था। और कहीं तो भी ये बात जो थी मेरे दिमाग में पहले बार में ही बैठ चुकी थी कि शराब अच्छा मजा देता है। शराब का जो मजा है या जो आनंद आता है, खुशी आती है, वो पहले ही टाइम में मेरे दिमाग में घर कर गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया मैंने शराब पीना चाहिए, यानी मैं मौके तलाशता था। ये मेरा मेंटल ऑब्सेशन था उस समय का, कि ऐसी कोई फंक्शन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि जहां पर या 31st हो या फिर होली हो, तो ऐसे समय पे मैं मौके तलाशता था कि भैया ऐसा कोई प्रोग्राम बने कि जिसमें अल्कोहल वगैरह या बियर वगैरह का सेवन कर सके, क्योंकि मजा आता है। और ये मेरा मेंटल ऑब्सेशन था उस समय का। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैं जब अपनी इन्वेंट्री लिया, जब छानबीन किया, तो देखा कि मैंने तकरीबन 8 साल मैंने अच्छे से शराब पिया, बहुत अच्छे से शराब पिया। क्वालिटी का ध्यान था और अपना क्वांटिटी का भी मेरे को, मैं पूरा यानी जागरूक था, अवेयरनेस रखता था। और 8 साल की अवधि में वो मैं कभी दिन में ऐसा कभी सोचा नहीं करता था कि चलो भैया आज रात में पीना तो है ही है। एक मेंटल ऑब्सेशन रहता ही था मेरे दिमाग में कि चलो मैं एक अपना वैरायटी बार में जाऊंगा या वीआईपी बार में जाऊंगा और एक अपना 60 ml या 90 ml पैक मारूंगा या पीऊंगा। ये मेरा मेंटल ऑब्सेशन रहता था। वो 8 साल तक ठीक था, लेकिन 8 साल के बाद में वो मेंटल ऑब्सेशन मेरा जुनून में तब्दील हो गया। जब मैं इस डिसीज के अंतर्गत आ चुका था, तब वो जुनून, वो पागलपन और वो सारी सीमाएं मैं पार कर चुका था। फिर वो मेंटल ऑब्सेशन नहीं रहा, मैं एक पागलपन और एक जुनून के हद में आ चुका था। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जब सुबेरे उठता है नींद से, तो वो अपने घर की जवाबदारियां लेके उठता है, जिम्मेदारियां लेके उठता है। और उसको एक जागरूक अवस्था में रहकर वो अपने काम करता है कि मेरे को काम पर ड्यूटी पे जाना है, मेरे घर में मेरे बच्चों की पढ़ाई के बारे में, वो सारी बातों को एक एक लाइन में रखकर काम करता है। लेकिन मैं जब सुबेरे उठता था, आखिरी में जब मैं इस बीमारी के अंतर्गत आया,
तो सबसे पहले मैं देखता था कि मेरे पास पैसे है या नहीं है। अगर है तो मैं पी लूंगा, और नहीं है तो फिर मेरा वो चक्रव्यूह वहां से शुरू होता था कि मैं दिन मेरा ये जो अभी का जो टाइम है वो कैसा निकलेगा। मेरा पास पैसा नहीं है, मैं शराब कहाँ से पिएगा। फिर मैं सोचता था कि वो फलाने दोस्त के पास चले जाता हूँ, या वो नहीं मिलेगा तो फिर वो दूसरा कोई दूसरा मिल जाएगा, या तीसरा मिल जाएगा। ऐसे नाना प्रकार के मेरे दिमाग में वो उधड़बुन चलती थी, और मैं सोचता था कि कोई ना कोई तो एक मिलेगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने वहीं पे मेरे को बताया, यहाँ आने के बाद, कि शराब न पीते हुए भी शराब के बारे में सोचना। तो जब ये पार्ट मेरे सामने रखा कि शराब न पीते हुए भी शराब के बारे में मैं सोचता था क्या, तो मेरा ध्यान गया कि मैं जेल में था। जेल में मैं शराब की वजह से गया, क्योंकि मेरा घर परिवार पूरा बर्बाद हो चुका था शराब की वजह से। और मैं जेल में, तो अभी सभी को मालूम है कि जेल में शराब मिलती नहीं है। तो वहां पर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जेल में तो शराब की वजह से आया, लेकिन वो मेरे को याद नहीं आता था कि मैं पूरी बर्बादी करके जेल में आया हूँ, और फिर भी मेरे को दारू के विचार आ रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, वो जो दो बहनों के यहाँ रहते थे अलग अलग, एक बहन के यहाँ लड़की, एक बहन के यहाँ लड़का। तो वो, और मिसेस खत्म हो चुकी थी मेरे अल्कोहलिज्म के कारण। तो मेरे पिता भी बीमार रहते थे। जब मैं जेल में गया अल्कोहलिज्म के कारण, तो मेरे पिता भी बीमार रहते थे। तो कभी ये विचार नहीं आता था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही होंगी, मेरे पिताजी की तबीयत कैसी होंगी, वो बीमार रहते थे, उनको दवा कौन देते होंगे, जबकि मेरे पिताजी खत्म हो चुके थे। लेकिन मेरे को कभी उनका विचार नहीं आया, कभी उनकी चिंता नहीं आई। लेकिन शराब के विचार आते थे, डेली आते थे। मेरे को ये लगता था कि यार मैं इधर कहाँ सड़े रहा हूँ यार, जेल में आके कहाँ फंस गया हूँ। बाहर के मेरे जो दोस्त लोग हैं यार, वो तो मस्त दारू पी रहे होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, उल्लड़बाजी कर रहे होंगे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आती थी। तो ये मेंटल ऑब्सेशन, ये आखिरी में मेंटल ऑब्सेशन नहीं रहा, ये एक ऐसी जुनून में तब्दील हो चुका था कि हर समय मैं शराब के बारे में सोच रहा हूँ, हर समय मैं शराब के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिजिकल एलर्जी सेकंड पार्ट, जो मेरा एक पैक से शुरू हुआ था, एक एक मैंने बहुत साल तक उसको अच्छे मेंटेन करके शराब पिया, क्योंकि ध्यान था मेरा। मैं इसलिए डरता था शराब पीने के लिए, शराब मैं बहुत चोरी चुपके से पीता था, क्योंकि मेरा लेडीज वर्कर था, लेडीज वर्क था मेरा। मैं पैसे से लेडीज टेलर, मेरी शॉप थी। मेरे शॉप में 8-10 कारागिर काम करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि लेडीज टेलर और शराब, और मैं शराब पीकर लेडीज टेलर का मैं डील करता था, जैसे मैं फेस करता था ग्राहकों से, और उनसे मैं ऑर्डर लेता था, मेजरमेंट लेता था, तो मैं शराब पी के रहता था। आखिरी में मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद बताया कि आखिरी में मेरी डिपेंडेंसी बन चुकी थी शराब पर। हर काम के लिए मुझे शराब की आवश्यकता महसूस होती थी, हर काम के लिए। काम करना है तो शराब, झाड़ू मारना है तो शराब, दुकान खोलना है तो शराब, भगवान को अगरबत्ती या पूजा पाठ करना है तो भी शराब। ये मेरी डिपेंडेंसी बन चुकी थी। मैं बहुत बार ऐसी सोचता था कि भैया कल मैं, उस समय जब मैं अल्कोहलिज्म में था, मेरा जब एंड ऑफ पार्ट, अल्कोहलिज्म का एंड ऑफ पार्ट चल रहा था, तो मैं ये सोचता था कि यार कल के जैसी शराब नहीं पीऊंगा यार। बहुत मेरे घर में तितंबे हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे, मारपीट हो रही है, मैं सामान फोड़ रहा हूँ, मैं खुद खरीद रहा हूँ, मैं खुद ही फोड़ रहा हूँ। टीवी फोड़ रहा हूँ तो अलमारी फोड़ रहा हूँ, या सोफा तोड़ रहा हूँ, कूलर तोड़ रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो सोचता था, बहुत सोचता था, बहुत आत्मग्लानि होती थी, बहुत पश्चाताप होता था दूसरे दिन शराब पीने के बाद। तो मैं दूसरे दिन ऐसे सोचता था कि नहीं यार, आज नहीं नहीं पीऊंगा, उतनी शराब नहीं पीऊंगा, बस आज एक ही पैक पीऊंगा, और एक पैक पीने के बाद में
मैं अपना 90 ml का पैक पीऊंगा और घर आऊंगा। लेकिन ये सोच मेरी, जब मैं शॉप से निकलता था मेरे लेडीज टेलर की शॉप से, तो ये बियर बार या दारू के गुत्ते तक ही रहती थी। और जहां मैं वहां जाने के बाद एक पैक मैं अपने शरीर में डालता था, तो एक रासायनिक प्रक्रिया स्टार्ट होती थी। और फिर मेरा शरीर मेरे से डिमांड करता था कि भैया, एक पैक से अभी कुछ नहीं हुआ राजू, तू अभी एक दूसरा भी ले ले। फिर मैं दूसरा पीता था, तीसरा पीता था, और फिर मेरी साइकिलिंग स्टार्ट होती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे फिजिकल एलर्जी मेरे साथ कैसी काम कर रहा था। मेरा शरीर बदल चुका था, मेरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। मेरे शरीर को अल्कोहल की आदत लग चुकी थी। एक पैक जाने के बाद मेरे पेट में मेरी एलर्जी स्टार्ट होती है, जो आखिरी में, लास्ट में मैंने देखा था, तो मेरे को 1.5 से 2 बम्पर शराब लगती थी दिन भर में। थोड़ी थोड़ी पीता था मैं। आखिरी में मेरे को जो शराब मिले वो बस नशे से मतलब था। गावटी मिले गावटी, कच्ची मिले कच्ची, या देसी मिले देसी, कोई भी शराब, बस शराब पीना है, कोई भी मिले तो। और मेरा 2-2.5 बम्पर का रोज का ये बन चुका था। अगर मैं आज सोचूंगा कि भैया मैं आज, मेरे को 10 साल हो चुके हैं, तो मैं एक पैक नहीं, क्या अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से पीऊंगा, अच्छे पैटर्न में पीऊंगा, तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरी शरीर की संरचना पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब मैं किसी भी तरह से कोई भी पैटर्न में मैं शराब पीने की लायकी खो चुका हूँ। ये फिजिकल एलर्जी का पार्ट मेरे को बताता है, वार्न करता है। अल्कोहलिक एनोनिमस वार्न करती है कि तुम अब शराब पीने की लायकी खो चुके हो। क्योंकि मैं देखा हूँ मेरे बारे में कि जब मेरे दोनों बच्चों के साथ में मैं लास्ट में एक किराए के रूम में रह रहे थे, तो मेरा लड़का मेरे को बोलता था कि पप्पा जी खाना बना के जाना। तो मैं उनको बोलता था कि 5 मिनट रुको तुम, मैं अब भी आता हूँ। मैं शराब पीने जाता था, क्योंकि मेरे को शराब का सहारा लेना ही पड़ता था। नहीं पीता था तो मेरे को विड्रॉल्स होते थे, मेरे हाथ पैर में ऐसी घबराहट होती थी, मेरे दिल में घबराहट होती थी, और हाथ पैर ऐसे कांपते थे, ऐसे पसीना पसीना होता था कि ऐसे लगता था कि अभी मेरी जान जाने वाली है। ये विड्रॉल्स होते थे। और इतने वो क्रेविंग इतनी खतरनाक रहती थी कि जब तक मैं शराब नहीं पीता था, तो मेरे मेरे वो जो जो क्रेविंग रहती थी, जो घबराहट रहती थी, वो शांत नहीं होती थी। और एक पैक पीने के बाद ही वो शांत होती थी। तो ये फिजिकल एलर्जी का पार्ट, बहुत सारे लोगों को अलग अलग एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये अल्कोहल की एलर्जी बहुत विचित्र है, बहुत अलग टाइप की है। कोई ट्रैवल्स करता है या सफर करता है, तो हम देखते हैं किसी किसी को ही, इक्का दुक्का लोगों को ही ऐसी उल्टियां होती है, वोमिटिंग होती है, उस टाइप से। ये एलर्जी, अल्कोहल की एलर्जी मेरे साथ काम कर रही थी। और एक बात और बताए, महत्वपूर्ण, कि यहाँ पर किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि भैया ये एलर्जी का पार्ट या मेंटल ऑब्सेशन का पार्ट तुम्हारे साथ काम कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात थी। सोचना सोचना मेरे ऊपर था कि मैं ये जो एलर्जी का, मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी का पार्ट जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने रखी, ये कैंची के ऐसी दो बातें हैं जिसके अंदर मेरा नैतिक अतन पतन या आध्यात्मिक अतन पतन फंसा हुआ है। वो न चाहते हुए भी होना ही है। मैं न चाहते हुए भी अपने नजरों से, लोगों के नजरों से गिर चुका था, अपने आप के नजर से गिर चुका था। मैंने कभी सोचा नहीं कि एक 1.5-2-2.5 हजार रुपए रोज के कमाने वाला व्यक्ति, यानी एक दिन पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा।
आप में से कोई ना कोई तो बिजनेसमैन होगा या धंधे में होगा, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 8-10 कारीगर लोग काम करते थे, मैं खुद भी काम करता था। तो मेरी एक अच्छी, मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो कमाता, उसमें मेरी अच्छी अच्छी खासी कमाई थी उस समय 2011 में। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये बताया गया कि ये झूठ बोलने से शुरू होता है। मेरा रॉक बॉटम का स्टार्ट होता है झूठ बोलने से, और ये मेरे को किस हद तक लेके जाएगा, किस सीमा तक लेके जाएगा, इसका कोई बॉटम नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये मेरे को तय करना पड़ेगा कि जितना हुआ है वो काफी है या और भी करना बाकी है। क्योंकि हम यही सोचते हैं, नहीं यार अभी और पी सकता हूँ। मैं अपने खुली आंखों से देखता हूँ, मैं अपने बर्बादी दिखती है, साफ दिखती है, क्लियर दिखती है, लेकिन उसको मैं मानता नहीं है, उसको डिनायल करता हूँ, उसको नकारता हूँ। अगर किसी ने मुझे समझाने की कोशिश किया तो मैं यही बात बोलता हूँ कि नहीं यार, मेरा तेरे जैसी पीना नहीं है, मेरा पीना अलग है। मैं इतना बड़ा शराबी नहीं हूँ, तेरे जैसा शराबी नहीं हूं मैं। हालांकि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, चौपट हो चुका था, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। ये मेरा नैतिक कथन पतन का बॉटम है। जो शराबी 2,000 2,500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति, जिसके पूरे कारागिर 8-10 कारागिर चले जाए, और ऐसा व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए, उसके घर का वातावरण कितना दूषित हो सकता है, ये मैंने देखा खुली आंखों से। कि मैं आखिरी में लोगों के पीछे घूमने लगा, लोगों के पीछे, कि कोई 5 रुपए की शराब पिला दे मेरे को, 10 रुपए की शराब पिला दे मेरे को, कि ये टाइम मेरा बस, ये जो क्रेविंग है ये निकाल दे मेरी। यानी 5-5 रुपए के मेरे को लोग भगाते थे, धुतकार देते थे। ये बोलते थे मेरे दोस्त जो बहुत खास थे, जो एक साथ हम कभी खाना खाए थे एक थाली में, उन्होंने मेरे को साफ बोल दिए थे कि यार हमारे घर की तरफ आया मत कर तू यार, सुबेरे सुबेरे क्या नाटक लगा दिया, शराब पीने के लिए आ जाता है यार तू। मैं जिस दिन कोई त्योहार रहा, बंदी रहा, तो उस दिन ऐसी हरकत करता था कि साथ में कोई शराबी भाई है, साथ में हम दोनों पी रहे हैं, तो उस पव्वे में शराब तो पी लेते थे खरीद के, लेकिन उस खाली पव्वे में हम पानी भर के ढक्कन लगा के ऐसी जगहों पे जाके खड़े रहते थे कि जहां पर कोई नया व्यक्ति आए, ऐसी अनजान व्यक्ति, और हमको पूछे कि भैया इधर कहीं शराब मिल रही है क्या, तो हम वो पानी का भरा हुआ उसको कॉक टाइट लगा के हम उनको वो बेच देते थे कि हाँ भैया है, माल है, ये लेके जाओ, लेकिन इधर मत पियो, पैसे दे दो और उधर आगे जाके पीना। ये मेरा नैतिक कथन पतन। एक 2-2,500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक खाली पौवे में पानी भर के दूसरे लोगों को वो बेच रहा है, सिर्फ अपने शराब की पूर्ति करने के लिए। मैं कितना गिर सकता हूँ? मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे गिरने की हद बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरे को खुद को भी लग रहा था कि मैं अपने आप के नजर से भी गिर रहा हूँ या गिर चुका हूँ। और इसमें यह हुआ था कि सबसे ज्यादा हताश मेरी पत्नी थी, सबसे ज्यादा हताश थी। मेरे पिताजी थे, मेरे बच्चे थे, जो मेरा अल्कोहलिज्म का दुख तकलीफ झेल रहे थे, क्योंकि एक दहशत भरा माहौल हो चुका था परिवार में। ऐसी, मैं जब घर में नहीं रहता था तो वो बेचारे हंसी खुशी, थोड़ी तो भी उनको खुशी मिलती होगी मेरे गैर हाजिरी में। लेकिन जैसे ही मैं घर में कदम रखा शराब पी के आने के बाद में, तो उनके चेहरे पे एक ऐसे डर आता था, एक दहशत आती थी। और वो मेरे को पीने के बाद भी ऐसा लगता था कि यार ये पूरे दहशत में है और डरे हुए है। और मेरे घर का वातावरण एकदम शमशान घाट जैसी। शराब पीने के बाद भी मेरे को ये महसूस होता था
कि भैया मेरे घर का वातावरण शमशान घाट जैसी है, मशान जैसी है। अब वो लोग कैसे जी रहे होंगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े बीमार पिता, वो तो शराब नहीं पी रहे थे, वो कैसे महसूस कर रहे होंगे। ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने देखा, मैंने महसूस किया, मैंने उसको जानने की कोशिश किया। और ऐसी लड़ाई झगड़े के कारण फिर मेरी पत्नी आत्महत्या के प्रयास करने लगी, क्योंकि खाने खाने को, अनाज अनाज को तरस गई थी, बच्चे भूखे रहते थे, मैं काम धंधे से बिल्कुल वंचित हो चुका था। बस मैं और मेरी शराब। अगर मेरे शराबखोरी के बारे में किसी ने कुछ बोला तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मेरा जो मेरे शराबखोरी के बारे में बोल रहा है या बोल रहे हैं, इनको क्या पता कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। और ये सब खोखली बातें थे, बकवास था कि मैं ऐसा सोचता था। ये कारण देने वाली बीमारी है। मैं कारण, मेरे पास हजारों कारण है शराब पीने के लिए, हजारों कारण। और वही कारण की वजह से मैं शराब पीता था। मेरी पत्नी एक बार फैन से लटकने की कोशिश कर रही थी, जहां मैं पहले फर्स्ट टाइम शादी करके आया था, मिसेस को लाया था, वहां पर मैं भाड़े से रहता था, किराए से रहता था। तो वहां पर वो फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको ऐसा वचन दिया था या वादा किया था कि भैया आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, अभी उतर जा, फांसी वासी लगा मत, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा होगा क्या होगा। ये सारी बातें बताकर मैं उसको समझा बुझा के कैसी तो भी आ, उसको शाश्वत किया मैंने, भरोसा दिलाया कि अब ये शाम शराब नहीं पीऊंगा मैं आज से। और वो सुबह का वक्त था, लेकिन शाम को फिर से मैं शराब पी के गया। ये मेरा बॉटम। मैं हर सीमा क्रॉस कर चुका था, हर सीमाएं लांघ चुका था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा भला बुरा अच्छा, ये सब सब पीछे छोड़ के आ चुका था मैं, बहुत पीछे छोड़ दिया था। बर्बादी पूरी तरीके से मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। और एक दिन फिर ऐसी आया 2011 में, मार्च महीने में, 2 तारीख थी 2011 में, और उस दिन शिवरात्रि थी। और उस दिन पीवी के साथ मेरा ऐसी, मैं तो रोज ही झगड़े करता था, मेरे लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं रहती थी, फिर भी मैं रोज झगड़े, रोज मारपीट, रोज कुछ ना कुछ होता ही था। तो उस दिन भी मैंने मिसेस को 2-3 थप्पड़ मार दिया, और उसने मेरे को साफ साफ बोले कि अभी मेरे से अभी जीने की फिर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं अभी मर जाऊंगी, रॉकेल डाल के खुद को अंगार लगा दूंगी। लेकिन मेरे जैसा शराबी बहुत और कॉन्फिडेंट में रहता है, और मैं भी था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया जलने के लिए बेहिसाब ताकत लगती है, बेहिसाब ताकत लगती है। ये क्या खुद को जलाएंगी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मित्रों, उसने पल भर भी नहीं सोचा, पल भर नहीं सोचा उसने। जब उसको मैंने 2-3 थप्पड़ मारा तो मैं घर से बाहर निकल गया। और जब वो 10 कदम निकला होगा घर से, 10-12 कदम, और देखा कि उसने रॉकेल आग पे डाल दी और तीली भी लगा दी, माचिस की लकड़ी भी जलाकर लगा दी। और जब वो आग भड़की और उसकी आवाज आई, मैं दौड़ के जाके देखा तो वो बहुत बुरी तरीके से आग से लथपथ थी। आग छत तक पहुंच चुकी थी, इतनी छत तक पहुंच चुकी थी कि जो वायरिंग वगैरह थे, जो फैन वगैरह था, वो पूरी तरीके से जल चुका था।
मेरे को कुछ सोच नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। मैं दौड़ के किचन में गया और दो हाथ में दो पानी पीने की गुंडी लाया और उसके आंख पे पानी डाला, और फिर दौड़ के गया और एक गुंडी लाया, यानी 3 गुण पानी डाला। वो पानी डालने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा मतलब नजदीक से डाला, तो मेरा चेहरा एक साइड से थोड़ा जल चुका था। तो उसके बाद में मैंने उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश किया, ऑटो बुलाया, किसी को बोला भाई कोई ऑटो लेके आओ। तो मैं उस समय खबर खड़ा रहता था नागपुर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर। और वहां से फिर मैं मिसेस, मेरा लड़का 7 साल का, लड़की 5 साल की, और जली हुई मिसेस। और जिस दिन जली थी उस दिन मोर पंखी कलर की साड़ी पहन के थी, सिंथेटिक थी। और वो साड़ी नायलॉन की सिंथेटिक साड़ी, वो उसके शरीर पे कहीं कहीं ऐसी जलकर चिपक गई थी। और उसकी तकलीफ उसी को पता होंगी, क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद महसूस किया कि आम इंसान को एक छोटा सा भी जख्म हो जाए या छोटा सा भी जल जाए तो उसकी पीड़ा उसको दिन भर होती है, तकलीफ होती है। उसका पूरा शरीर जल चुका था, पूरा शरीर 70-72% जल चुकी थी, 72%। जब निकला वहां से तो रास्ते में आते आते मेरे को बोली कि मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, मेरे को पानी पिलाओ। मैं डर गया था कि यार कहीं ये रास्ते में ही ले जाते हुए कहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगी, मर तो नहीं जाएंगी। तो मैंने देखा, जब हम 5-6 किलोमीटर दूरी पे आए तो मैंने देखा कि कोराडी मंदिर हमने पार किए और मेन रोड पे आए, तो मैंने बोला ऑटो वाले को भाई कहीं रोक दे, मैं पानी लेके आता हूँ। तो मेरे को मालूम था कि सामने दारू का गुत्ता है, देसी दारू की शॉप है, दुकान है, भट्टी है। तो मैं वहां पर साइड में रोकने लगाया और दारू के भट्टी में गया और पहले शराब पिया। ये मेरा बॉटम। एक एक मेरी पत्नी जो जल के पूरे शरीर से तकलीफ में है, और मैं पहले शराब पी रहा हूँ। और शराब पीने के बाद वो पानी पाउच लिया, उस समय 1 रुपए का पानी पाउच आता था पन्नी में, 2 पानी पाउच लिया और वो पानी पाउच लाके दिया, तब उसने पिया। तब थोड़ा उसको 1% थोड़ा ऐसा महसूस हुआ होगा शरीर में, ठंडक। और बाद में जब मैं वहां से लेकर उसको मेयो हॉस्पिटल लेके गया, सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया, तो डॉक्टर एडमिट किया मैंने। और एडमिट करने के बाद में डॉक्टर्स ने देखे और डॉक्टर्स ने साफ जवाब दे दिया कि भैया ये शाम तक खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, इसकी डेथ हो जाएंगी। क्योंकि जो जिस अवस्था में देख रहे थे डॉक्टर, उसका थोड़ा चेहरा बचा हुआ था, बाकी तलवे बचे हुए थे, बाकी सारा शरीर जल चुका था। लेकिन कहीं तो भी वो 2 दिन जिंदा रही, और 2 दिन जिंदा रहने के बाद में वो तीसरे दिन सुबेरे वो उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गई। और मेरे ऊपर मर्डर केस लग गया। मैंने शराब पीते वक्त ये नहीं मालूम था कि इसकी मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। ये डिसीज कोई नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, बहुत विचित्र है, मेरी कल्पना से बहुत ज्यादा विचित्र है। मेरे ऊपर मर्डर केस लग गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं आखिरी समय मैयत में भी नहीं जा पाया, उसको अंगार तक नहीं दे पाया, कंधा तक नहीं दे पाया। मेरे बच्चे दर बदर हो गए, बाप जेल में, माँ खत्म हो गई, बच्चों की स्कूल छूट गई। एक बहन क्या एक लड़की, एक बहन क्या एक लड़का। ये शराब ने मेरे सामने परिस्थितियां निर्माण कर दी। और ठीक 10 दिन के बाद 2011 में ही, मार्च महीने में ही, 5 तारीख को मिसेस खत्म हुई और 15 तारीख को मेरे पिताजी भी खत्म हो गए।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पिता के भी मैयत में मुझे जाने को नहीं मिला। उस बात का आज भी मुझे दुख होता है। उस बात को जब सोचता हूँ तो आज भी मेरे को पश्चाताप होता है कि मैं अपने पिता को कंधा नहीं दे सका, मैं अपने पिता को अंगार नहीं दे सका। ये मेरी शराब की सजा थी। शराब पीने की मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाया हूँ। अगर आज मैं सोचूंगा कि शराब मैं थोड़ी मात्रा में पीऊंगा तो वाकई में मेरे साथ जो बर्बादी हुई है, वाकई में मैं शराब पीने लायक हूँ? नहीं। कहीं से कोई भी कोने से मैं शराब पीने के लायक नहीं बचा हूँ। और मैं 10.5 महीने जेल में रहा। 10.5 महीने के बाद में मेरी बेल हुई। बाद में मैं बाइज्जत बरी भी हो गया, निर्दोष बरी हुआ, क्योंकि वो मैं जो काम मैंने किया नहीं था वो वहां पर कोर्ट में साबित हो गया। मैं केस जीत गया, लेकिन जिंदगी का सब कुछ हार चुका था। सब कुछ हार चुका था। ये मेरा रॉक बॉटम। मैं जब जेल से छूट के मैं मेरे बहन के यहाँ घर गया तो मेरे लड़के के बारे में मेरे को बताया कि ये लड़का, जब तेरी मिसेस यानी इसकी लड़के की माँ खत्म हो गई और तू जेल चले गया, यानी मैं जेल चले गया, तो ये लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। इतनी ज्यादा कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। वहां के डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वो लड़के को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि लड़के की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, हाथ से निकल चुका है, बहुत ज्यादा सीरियस है। तो मेरे घर के लोगों ने बेचारे हताश परेशान, मेरे बहन लोग भटक रहे थे, ये दवाखाना वो दवाखाना। तो फिर आखिरी में उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। और सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में वहां के भी डॉक्टर्स ने यही बात बोली कि भैया ये लड़के की जो तबीयत है इतनी ज्यादा सीरियस है कि हम गारंटी भी नहीं दे सकते और उम्मीद भी बहुत कम है, लेकिन हम एडमिट कर लेते हैं, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और उन्होंने ट्रीटमेंट भी किए और कहीं तो भी भगवान की असीम कृपा थी, वो लड़का बच गया। और जब मुझे ये बात बताए कि डॉक्टर्स ने मेरे घर के लोगों को बताया था कि ये लड़के की जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, और ये बात मुझे जब पता चला तो मैं डिनायल कर रहा था, उसको नकार रहा था। बताओ, इतनी बर्बादी होने के बाद भी मैं उसको नकार रहा था, मैं उसको डिनायल कर रहा था कि नहीं नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा था। 7 साल के लड़के की कभी कहीं देखे क्या, कभी सुने क्या कि जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है? लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मैंने इसी बात को छानबीन की तो पता चला कि वो लड़के ने अपने माँ को दरवाजे में खड़ा रह के जलते हुए देखा था। तब उस यही कारण था कि उसकी जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। और मेरे जैसा वाहियात इंसान, नीच इंसान मानने के लिए तैयार नहीं था। ये जितनी भी बर्बादी हुई है ये शराब की वजह से हुई है। यहाँ पर बताया गया कि ये 3-4 डिसीज है, लेकिन जब मैं इधर आया और समझने की कोशिश किया तो पता चला कि ये मल्टीफोल्ड डिसीज है। अनगिनत अनगिनत पार्ट्स, एक पार्ट्स खुलता है तो दूसरा उसके साथ जुड़ा होता है। डिसीज ऑफ डिनायल, फैमिली सिकनेस, ये न मानने वाला रोग, दोषारोपण करने वाली बीमारी, अनगिनत पार्ट्स मेरे सामने रखते हैं। और एक बात और बताए अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। हम एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले कोई भाई बोल रहा था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो मैं उस भाई को बता देना चाहूंगा कि भैया,
ये बीमारी के सबके अनुभव अपने अपने अलग है। सिर्फ सुनने की क्षमता रहना चाहिए और एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। इस बीमारी को सुनने के बाद कहीं तो भी उस पर स्वीकृति देने की जरूरत है, ना ही कि उसको डिनाइल करना, यानी वही मेरा अहंकार है और वही मेरा घात करता है। मेरा घात उसी ने किया है कि मैं कंपैरिजन करता हूँ कि मेरा इतना नहीं हुआ यार, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है। ये निरंतर बढ़ने वाला रोग है। अगर मैं इस बीमारी को मान लेता हूँ तो मैं फायदे में रहता हूँ। अगर मैं इसको डिनाइल करता हूँ तो मेरे को ये दो रास्तों पे लेके जाती है। एक, पागलपन। पागलपन पागलपन मतलब कैसा? मेरे को कान में आवाजें आएंगी, कहीं ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं पे गाने बज रहे हैं, तो कोई मुझे मारने आ रहे हैं, ये पागलपन। और दूसरा, अकाली मौत। उम्र के कम से कम, मैंने बताया स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही बताया कि मेरा एक दोस्त जिन्होंने, हम 3 लोगों ने शुरू किए थे, तो वो पंडुपिलिया से मर चुका था और उसकी उम्र थी केवल 31 साल का था, 31 ईयर्स। यानी उम्र के कितने साल कम जिया हो। इसी को बोला गया कि अकाली मौत या पागलपन। और ये मैंने दोनों देखा हो। इस बीमारी को मैंने मान लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि भैया मैं इसको कारण देके मैं इसको नकार सकूं, ऐसा कोई बचा ही नहीं था। मेरा हर पार्ट्स डैमेज था और मेरा रॉक बॉटम हिट हो चुका था। मैंने मेरा पूरा परिवार खत्म करके आया। आखिरी में मेरा मकान, जो मकान मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, उसका कुछ लोन निकाला था मैंने सोसाइटी से, बैंक से, तो आखिरी में वो भी नीलामी पे आ चुका था। एक शराब के पहले घुट ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। अगर इधर कोई, अगर सुन रहा होगा कोई नया भाई होगा और ये सोच रहा होगा कि ये सिर्फ राजू के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। जो इस बीमारी में आया है उनके साथ कम ज्यादा हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। अमीर आदमी अपने मखमल के बिस्तर पे गिरता है और मेरे जैसा शराबी मैं कीचड़ में गिरा हूँ। ये मेरा रॉक बॉटम है। इस बीमारी के सामने एक ही बताया अल्कोहलिक एनोनिमस ने, नोटेड। जहां हो, जैसी हो, जिस हालत में हो, वहीं रुक जाओ। क्योंकि मुझे तो वो मौका नहीं मिला मित्रों, लेकिन आप लोगों के पास में वो मौका है। आप लोग रुक सकते हैं, आप लोग भाग्यवान हैं। मैं भी आज मेरे मानता हूँ, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने फिर से मुझे एक मौका दिया, नया जीवन दिया, और फिर से मेरा घर परिवार, अल्कोहलिक एनोनिमस में इतनी ताकत है कि सब कुछ छीनने के बाद भी सब कुछ मेरा लौटा दिया। रिकवरी का भी प्रोग्राम आता है, कभी मुझे ऐसा कभी चांस मिला तो मैं रिकवरी के तहत बताऊंगा कि मेरी रिकवरी क्या हुई है। पैसे की नहीं हुई है, धन दौलत की नहीं हुई है, लेकिन कहीं तो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। और इस बीमारी के सामने जो हार मानता है, वहीं से उनकी जीत की शुरुआत होती है, जो कि मेरी हो चुकी थी। तो मित्रों, ये मेरे बीमारी के, डिसीज के अंतर्गत मेरे अनुभव थे, जो आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। धन्यवाद।